हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की टू जेड में। ये जो वीडियो है ये कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये क्लास 10, 11, 12 और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए काम आ सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और पेन कॉपी निकाल के अच्छे से नोट करिए। 2 कलर का पेन रखेंगे, एक ब्लैक और ब्लू कम से कम, ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर पाएँ। हम आराम से इस वीडियो को धीरे धीरे बोल के बनाते हैं, आप आराम से पॉज कर करके इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि की। कृषि कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेतों को तैयार करने से लेकर बीज, सिंचाई, उर्वरक इत्यादि के प्रबंध करने, फसल की कटाई करने एवं कटाई के बाद उत्पादन को मंडी या बाजार तक पहुंचाने तक की क्रिया शामिल है। कृषि में पशुपालन भी शामिल है, जिसमें आप मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस, गाय, ये सब पशुपालन में जो भी आते हैं ये सब कृषि के क्षेत्र में आते हैं। कृषि के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय कृषि के बारे में थोड़ा समझ लें कि भारत की लगभग 49% जनसंख्या आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जनसंख्या का लगभग 58% कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। लगभग 270 अरब डॉलर का सकल मूल्यवर्धन जीवीए कृषि से आती है। कृषि गतिविधियों से लगभग $40 बिलियन का निर्यात, ओल्ड डेटा है लेकिन अभी कुछ और हो गया होगा, इतना होता है। कृषि की विशेषताएं के बारे में हम लोग बात करें तो कृषि की विशेषताएं जीवन निर्वाह के लिए भी होता है। ग्रामीण में आजीविका के लिए भी कृषि किया जाता है। आजीविका मतलब अपने घर परिवार को चलाने के लिए, पोषण पालन के लिए भी बोल सकते हैं, कृषि किया जा सकता है। जनसंख्या का उच्च दाब, इतना सारा जनसंख्या भारत में कि सभी के लिए रोजगार मिल पाना पॉसिबल हो नहीं पाता, सभी को सबको अच्छा काम मिले ऐसा हो नहीं पाता। तो बहुत सारा लोग जो है जनसंख्या का वो कृषि पर ही निर्भर है। कुछ लोग वर्षा पर आधारित है, वर्षा पर अधिक निर्भर है। कहीं पे जाएंगे तो आपको नदी, तालाब, नहर है नहीं, तो वहाँ पे वर्षा पे डिपेंडेंट रहता है कृषि। अगर वर्षा हुई तो अच्छी फसल होगी, नहीं होगी तो फसल नहीं हो पाती है। पारंपरिक पिछड़ी तकनीक है, मतलब इतनी पूंजी नहीं है किसानों के पास में कि नए टेक्नोलॉजी के साथ में, नए मशीन के साथ में खेती किया जा सके। जो पुराना परंपरा है अभी भी वैसे ही कृषि होते जा रहा है। कुछ फसलों में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। जैसे कहने वाले कुल फसल में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, मतलब आप चाहें तो वाणिज्यिक खेती कर सकते हैं, बिजनेस के लिए बहुत सारे खेती किया जा सकता है जिसके ऊपर तुरंत पैसा आ सकता है। लेकिन पूंजी के अभाव में और भी बहुत सारे बातें हैं, तो उन सभी को देखते हुए ज़्यादातर जो फसलें होती है वो उसमें खाद्यान्न फसल, जैसे कि गेहूँ, धान, मक्का, ये सब का ज़्यादा खेती होता है। फसल की विविधता है, अनेक अनेक प्रकार की फसल उगाई जाती है। कृषि जोत का छोटा आकार है। पहले के लोग क्या होते थे कि जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे सभी का खेत खरीद के अपना बड़ा बड़ा खेत बना लेते थे, लेकिन छोटे छोटे किसान को खेती इतना छोटा है, कम है कि वो उतना अच्छे से खेती कर ही नहीं पाते हैं। कृषि में निवेश कम होता है, उन्नत तकनीक का प्रयोग भी नहीं हो पाता है। अब पैसा ही कम रहेगा तो बढ़िया किस्म का बीज भी नहीं ला पाएंगे। अच्छा किस्म का अगर बीज नहीं लगाते हैं तो खेती भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कृषि जो क्या है, पिछड़ रही है। पारिवारिक कृषि, छोटे से हिस्से में परिवार के सारे व्यक्ति कृषि करते हैं। हम बताएं भी थे, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको बोलते हैं, छिपा हुआ बेरोजगारी। जिस काम को 1 लोग 2 लोग मिलकर कर सकते हैं उसमें 4-4, 5-5 लोग काम करते रहते हैं। सभी को लगता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखेंगे तो 2-3 लोग का तो काम का जरूरत था नहीं वहाँ, तो वो लोग छिपा हुआ बेरोजगार है एक तरह का। मौसमी बेरोजगारी भी होता है गाँव में। मानसून आधारित कृषि होता है, मतलब मानसून ठीक रहा, पानी समय पे हुआ, जब जितना ज़रूरत है उस तरह से हुआ तो आपका खेती अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि मानसून लेट से आती है, कभी पहले आ जाती है, मानसून का फिक्स तो है नहीं कोई, तो उससे भी खेती काफ़ी प्रभावित होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, पूरे वर्ष कृषि कार्य तो होता नहीं है,
जैसे कहने का मतलब आप कोई भी खेती लगा दिए तो तुरंत उसके हर दिन थोड़ी ना बढ़ने का इंतजार करेंगे, आर बढ़ रहा है तो हम उसको देखेंगे। तो लगा देने के बाद बहुत सारा टाइम तक आप बेरोजगार रहते हैं। तो ये सब कृषि की विशेषता, ये सब आपको बताएं। अब हम उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। कृषि के प्रकार, देखिए 2 प्रकार से इसको हम लोग डिपेंडेंट हैं, 2 प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। एक होता है निर्वाह कृषि, मतलब अपने जीवन यापन के लिए, अपने घर परिवार के लिए, है ना। और एक होता है वाणिज्यिक कृषि। कृषि तो करते हैं लेकिन वो पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के जैसे उसको बोला जा सकता है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर क्या है कि निर्वाह कृषि जो होता है वो गहन निर्वाह कृषि होता है जीवन यापन के लिए। एक होता है आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरण कृषि, चलवासी और पशुचारण कृषि। एक तो होता है अपना निर्वाह के लिए, एक होता है जो बदल बदल के करते हैं, और एक होता है चलवासी मतलब पशुचारण के लिए। ये तो हो गया आपका निर्वाह कृषि में। वाणिज्य कृषि में जब आएंगे तो वाणिज्य अनाज कृषि में मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। मतलब इस कृषि में क्या होता है वाणिज्य में कि आप कोई भी फसल लगाते हैं और जैसे वो फसल तैयार होता है तुरंत बेच के उसको आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद निर्वाह कृषि को अगर हम एक्सप्लेन करें तो निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह होना है, मतलब किसी तरह से जीवन को जीना है। उत्पादकता इसमें कम होता है क्योंकि वो जीवन निर्वाह कृषि 2, 4, 5 लोग घर के लोग मिलकर कर लेते हैं, उसी से अपना जीवन यापन चलाते हैं। पारंपरिक कृषि जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है उसी तरह से करते आ रहे हैं। इसमें निवेश कम करना पड़ता है, और निवेश कम होता है तो अत्यंत ही निवेश कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्पादन भी कम हो जाएगा। अब देखिए निवेश कम होता है तो गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि की तुलना में विकसित है, मतलब आदिम निर्वाह कृषि से थोड़ा गहन कृषि विकसित है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है, जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। बोलेगा कि आदिम निर्वाह कृषि क्या है, तो जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि आदिम निर्वाह कृषि है। और गहन निर्वाह कृषि जो होता है ये आदिम निर्वाह से थोड़ा विकसित होता है। गहन निर्वाह कृषि फसलों का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है। गहन निर्वाह में क्या होता है कि फसल का उत्पादन अपेक्षाकृत अच्छा होता है, लेकिन आदिम निर्वाह कृषि का उद्देश्य होता है जीवन निर्वाह के लिए। उसके बाद गहन निर्वाह कृषि में खाद्यान्न फसल का उत्पादन है। तो ये हो गया हम लोग का गहन निर्वाह कृषि का और आदिम निर्वाह कृषि का। अब हम लोग पढ़ते हैं स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि कर्तन एवं दहन प्रणाली, जिसमें क्या होता है स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे बदल बदल के उसको अलग अलग राज्य में अलग अलग बोला जाता है। जैसे हम लोग उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि जो करते हैं तो बहुत सारा राज्य में करते हैं, और देश में भी अलग अलग देश में अलग अलग बोला जाता है। अगर बोले कि मिपला कौन सा देश में बोला जाता है कृषि को, तो मासिको और मध्य अमेरिका में जाएंगे तो हम बोला जाता है मिल्पा। कोनुकी बोला जाता है वेनेजुएला में, रोका बोला जाता है ब्राज़ील में। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि रोका कहाँ बोला जाता है कृषि को, तो ब्राज़ील में। वैसे ही और भी देश है, आप देख करके लिख लीजिएगा। वियतनाम में रे बोला जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में लादांग बोला जाता है, और कांगो एवं मध्य अफ्रीका में मोसले बोला जाता है। वैसे ही म्यांमार में तुंगियो, श्रीलंका में चेना, फिलीपींस में कैगिन बोला जाता है। अगर ये तो देश में हो गया। भारत में क्या नाम से बुलाया जाता है कृषि को अलग अलग राज्य में, तो देखिए उत्तर पूर्व राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको हम लोग झूम खेती बोलते हैं, जो बदल बदल के करता है। आज यहाँ करेगा फिर वहाँ से सब कृषि हो जाएगा, आग लगा देने के बाद फिर दूसरे जगह चला जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा बोला जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी बोला जाता है। उड़ीसा में कोमान बोला जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे या वाल्टेर बोला जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसको खील बोला जाता है। झारखंड में कुरवा बोला जाता है। मणिपुर में पामलू बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीघा बोला जाता है। तो ये हो गया कि किस राज्य में क्या बोला जाता है कृषि को। अब हम लोग देखते हैं कि चलवासी पशुचारण कृषि कैसा होता है। पशुधारक अपने पशुओं के साथ
चारे और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेशों, मध्य एशिया और भारत के राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इसको नोट कर लीजिए। वाणिज्य कृषि जो हम बता रहे थे पैसे के लिए किया जाता है, तो व्यापार के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, इसमें मशीन का पूरा उपयोग किया जाता है। आधुनिक कृषि किया जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र में किया जाता है, निवेश अधिक होगा, उर्वरक का प्रयोग करना होता है, कृषि की उत्पादकता ज़्यादा होती है इसमें क्योंकि वो व्यापार के लिए कर रहा है। बाजार में विक्रय हेतु फसल का उत्पादन किया जाता है। विस्तृत कृषि क्षेत्र पर मतलब बहुत बड़े कृषि का क्षेत्र पर अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ता है व्यावसायिक कृषि में। अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है उच्च उत्पादकता करने के लिए। कृषि के वाणिज्यीकरण में प्रादेशिक स्तर पर विभिन्नता श्रम गहन। एक है प्रसंस्करण और संरचना। वाणिज्यिक कृषि या वाणिज्यिक अनाज कृषि, इस प्रकार की कृषि में अनाज का उत्पादन, अनाज का व्यापार किया जाएगा। विस्तृत कृषि भूखंड पर वाणिज्य उद्देश्य हेतु एक ही फसल का उत्पादन जैसे गेहूं, मक्का इत्यादि। क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के पेरी, अर्जेंटीना के पम्पास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैटबरी मैदान। ये सभी जो है शीतोष्ण घास के मैदान हैं जहाँ गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा। हम बताए भी थे कि गेहूं का उत्पादन के लिए 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर में गेहूं लगाना होता है, और कम रहेगा तो अच्छा ही है। और 25 डिग्री तक से 30 डिग्री के बीच में गेहूं को काट लिया जाता है। वही अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और अप्रैल तक उसको काट लिया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिश्रित कृषि का। मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि फसल उत्पादन के साथ साथ चारे का उत्पादन एवं पशुचारण भी होता है। उसमें कुछ भी आप लगा दिए फसल उसल, उसी बीच बीच क्या करते हैं ना कि हम लोग कुछ ऐसा चीज़ लगा देते हैं इसको किसान मतलब कि जानवर लोग खा भी सकता है। तो वही हो गया कि फसल उत्पादन के साथ साथ चारे का उत्पादन एवं पशुचारण भी होता है। उत्तर भारत के राज्य में ये सब होता है। कृषि भूखंड का उपयोग कई कार्यों के लिए होता है, जैसे खाद्यान्न उत्पादन के लिए, चारा और पशुपालन हेतु, खेतों का आकार मध्यम। अब क्षेत्र का बात करने जा रहे हैं तो पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका, ये सभी में कृषि किया जाता है। उसमें अब आगे हम लोग आते हैं तो रोपण कृषि। कौन सा कृषि के बारे में बात कर रहे हैं? रोपण कृषि। रोपण कृषि उष्ण कटिबंध प्रदेश में होता है जहाँ पर ताप अधिक, ढलुआ प्रदेश, वर्षा अधिक और श्रम प्रधान अधिक। गर्मी अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होगा, जब ताप ज़्यादा तो वर्षा होगा। यहाँ पर रोपण कृषि में क्या क्या होता है? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, काजू 2 बार लिखा गया है, गन्ना, कपास आदि। देख लीजिए सब रोपण कृषि में है। कुछ लोग गन्ना को रोपण कृषि नहीं मानते थे, लेकिन देख लीजिए वो सब भी है, कपास गन्ना भी है। रोपण कृषि में उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। कृषि उत्पादक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। विश्व के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। बड़े पैमाने पर श्रम एवं पूंजी के साथ साथ परिवहन जाल के विकास की भी आवश्यकता मतलब अनिवार्यता है। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो हो जाएगा रचनात्मक कारक। तो इसमें क्या होता है रचनात्मक कारक में कि इसमें कृषि को बाजार जाना होता है, लोन लेना पड़ता है, सिंचाई का व्यवस्था करना पड़ता है, विद्युत और यातायात का भी ध्यान रखना होता है। कृषि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक है जो कृषि को निर्धारित करते हैं? भौतिक कारक होता है, संस्थागत कारक होता है और तकनीक कारक भी होता है। भौतिक कारक में मृदा, जलवायु, भू आकृति। संस्थागत कारक में भूस्वामित्व, जोत का आकार और काश्तकारी। तकनीक कारक में उन्नत किस्म के बीज, मशीन, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। भारत में मौसम अलग अलग है,
जहाँ पर कभी तापमान ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी वर्षा होती है, स्थिति भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग फसल का उत्पादन होता है। उसके बाद ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण भी किया गया है। इस तरह से आप लोग भी बना लेंगे बॉक्स कि खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये 3 तरह के फसल होता है ऋतुओं के आधार पर। तो इसको 3 तरह से अलग कर दिए कि खरीफ फसल कब बुआई होता है, कब कटाई होता है, कौन कौन सा फसल खरीफ फसल है। तो खरीफ माने खराब हो जाने वाला, ऐसे करके याद रख लीजिए। तो खरीफ फसल जो है उसका बुआई जून जुलाई में होता है, और जून जुलाई में बुआई होता है तो अक्टूबर नवंबर में उसका कटाई हो जाता है। खरीफ में जो होता है फसल, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, खरीफ बरसात के मौसम में लगाया जाता है। तो चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली और जितना भी दाल है वो सब खरीफ फसल में आता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में, मतलब ठंडा के दिन में लगाया जाता है, और मार्च अप्रैल गर्मी स्टार्ट होते होते उसको काट दिया जाता है। गेहूँ के लिए 30 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तंबाकू, मटर, आलू, मसूर, ये सब है। एक होता है जायद फसल, ये हो गया आपको खरीफ और रबी के बीच में, मतलब ठंडा और बरसात के बीच में जो गर्मी आती है उसी में जायद फसल का उत्पादन होता है, जिसमें खरबूज, तरबूज, लौकी, तोरई, टमाटर, खीरा ये सब होता है। इसको आराम से आप अच्छे से लिख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं चावल की। तो चावल जो होता है परिवार ग्रेमिनी होता है, भारत में प्रमुख खाद्यान्न में से एक है। एक उष्णकटिबंधीय फसल, गर्म प्रदेश में उत्पादित फसल है। विश्व उत्पादन में लगभग 19% चावल भारत से ही प्राप्त होता है। तापमान इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। मृदा जलोढ़, चिकनी मिट्टी, उपजाऊ मृदा होना चाहिए। भारत में चावल की 3 फसल होता है, अमन जो शीतकालीन ठंडा के दिन में होता है, ओस शरद ऋतु, और बोरो ग्रीष्म ऋतु में होता है। विश्व में सर्वाधिक अगर पूछे कि कहाँ पे होता है चावल, तो विश्व में सबसे अधिक चावल होता है चीन में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है चावल? चीन में। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है, फिर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में चावल की खेती होती है। चावल का अनेक अनेक किस्म भी है। सांबा है, कुरुबई है, ये तमिलनाडु में होता है। कामिनी, अलजीरा, गोविंद भोग, ये सब पश्चिम बंगाल में होता है। जरोसाल, बासमती, तो जरोसाल गुजरात में और बासमती उत्तर प्रदेश में होता है। नोट, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 3 फसलें उगाई जाती है, ओस, अमन और बोरो। पश्चिम बंगाल में कितना उगाया जाता है? 3 फसल, ओस, अमन और बोरो। उसके बाद हम लोग गेहूं के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। गेहूं के बाद हम अगला वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इतना तक आप लोग तब तक नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो गेहूं जो होता है परिवार ग्रेमिनी से आता है, खाद्यान्न फसल है, ये खादने वाला फसल है, समशीतोष्ण फसल है। ये वर्षा 50 से 75, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं है। 2-3 बार पटाने के बाद गेहूँ कंप्लीट हो जाता है। तापमान 12 से 25 डिग्री, मतलब बहुत कम तापमान में लगाया जाता है। बोते समय 10 डिग्री भी है, और बढ़ते समय 15 डिग्री, और पकते समय अगर पूछेगा तो 20 डिग्री, 28 डिग्री तापमान तक हम लोग काटना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इतना आप कर लीजिए। उसके बाद गेहूँ के बाद में इसके लिए गेहूँ हल्की दोमट मिट्टी रहेगा तो वहाँ पर बहुत अच्छा होगा। गेहूं में विश्व में चीन ही आगे है, फिर दूसरा पे भारत। धान में भी चीन आगे है, गेहूं में भी चीन आ गया, दोनों में भारत दूसरे नंबर पे है। उसके बाद अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, ये सब है। भारत में सबसे ज़्यादा पूछेगा गेहूं कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो, प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा, सॉरी प्रतिशत में पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर बिहार में। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है गेहूँ में। गेहूं की प्रमुख किस्म पूछेगा तो प्रताप, अर्जुन, जनक, कल्याण, सोना, गिरजा, VL 829, ये सारा कुछ है, नोट कर लीजिएगा। अब जब गेहूं का हम बात कर लिए तो अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो ज्वार से शुरू करेंगे। आज ज्वार को रहने देते हैं, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो ज्वार को आपको बताएंगे। हो सकता है 1-2 दिन के लिए हम छुट्टी पर चले जाएँ, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम आप लोग से दूर भी रहेंगे तो आपके पास ही हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की कोई भी तरह का मदद चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, मेरे से जो बन पड़ेगा वो ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।